आज का जो टॉपिक है, पहले स्क्रीन शेयर कर दो। बीसीजी और जी मैट्रिक्स हो गया था। बीसीजी हो गया। इधर से कहीं कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ, लवली, राना, सनी, जल्दी बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन लास्ट टॉपिक से, बीसीजी और जी मैट्रिक्स से? जी मैट्रिक्स नहीं तो फिर आज का टॉपिक फिर नेक्स्ट शुरू होगा, होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। हाँ, प्रॉब्लम कोई नहीं तो फिर आगे बढ़े। जी मैट्रिक्स में क्या बताया था मैम, फिर से एक बार बता दीजिए जी मैट्रिक्स प्लीज। क्या बताया गया था लवली? हुआ है कि नहीं जी मैट्रिक्स आप लोग की क्लास में? मैम थोड़ा सा हमको नहीं पता, इसीलिए ना पूछ रहे हैं। एक मिनट लवली, हुआ है कि नहीं हुआ है? उस दिन में तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या हुआ था? हुआ था ना? जब हुआ था तो मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर डिटेल में बताना होगा। ठीक है राना, जी मैट्रिक्स 9 सेल मैट्रिक्स है। रुके, पहले वही स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन देके अगर याद आए तो देखिए, जी और मैकिन्से का 9 बॉक्स मैट्रिक्स है। आपका बीसीजी था 4 बॉक्स का, ये है 9 बॉक्स का, ये रहा मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें मैंने बताया था ये जो ऊपर लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये 3 मतलब होता है इन्वेस्ट। यहाँ पे आपका पोजीशन अच्छा है, राइट। यहाँ पे अगर है ये 3 जो है, देख रहे हैं आप इस कलर में, कर्सर जहाँ मूव कर रहा है वो देखिए, मतलब होल्ड, एनालाइज करिए, उसके बाद फिर इन्वेस्ट करिए अगर इन्वेस्ट करने लायक है तो। ठीक है, और ये लास्ट में है आपका डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, डाइवेस्ट करना सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। ठीक है, तो जी मैट्रिक्स यही है, 2 वेरिएबल है आपका, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट और अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 वेरिएबल देखते हैं, और इसका डिफरेंट कंपोनेंट बताया गया था। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग लेंगे? लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री साइज, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ये सारा कंपोनेंट है। ठीक है, कि इससे पता चलेगा कि मेरा इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है। फाइन। अब यहाँ कॉम्पिटिटिव मतलब अपना फर्म का क्या पोजीशन है, तो ये सारा फैक्टर से हम लोग देखते हैं कि अपने फर्म का क्या पोजीशन है। ये बताया गया था जी मैट्रिक्स में। बीसीजी और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? पीडीएफ भी तो भेज चुकी थी उसी दिन आप लोग के सामने। हाँ, पीडीएफ मिला है कि नहीं? देखे थे मगर उसको यही खोले नहीं आपका थे। स्टेप, डिटरमाइन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच बिजनेस यूनिट। ठीक है, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में रहता है। और फिर सेम वे में हम लोग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे। देखिए, वेट, रेट और टोटल वेटेड स्कोर। फाइन, और उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे इसमें मैट्रिक्स में कि कौन सा बिजनेस यूनिट किधर प्लॉट कर रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ है, मतलब कम रेवेन्यू वाला है, ये थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू वाला है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा इससे सबसे बेटर रेवेन्यू वाला ये है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं, और लास्ट में फिर एनालाइज करते हैं। ये भी लिखा हुआ, इन्वेस्ट एंड ग्रो, सेलेक्टिविटी अर्निंग, और डाइवेस्ट या हार्वेस्ट। हाई मीडियम लो, यहाँ पे लो मीडियम हाई, इस तरीके से बनता है आपका वर्टिकल एक्सेस, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ये दोनों वेरिएबल इस तरीके से लिखेंगे। याद आया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। हालांकि ये सारा मैट्रिक्स पढ़ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका बीसीजी ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आप उठा के देखें तो बीसीजी से आता ही आता है। ठीक है, बाकी सब मैट्रिक्स से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बीसीजी से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ना तो सारा है। फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, बीसीजी था 4 सेल का, फाइन। जी देखिए आप 9 सेल का। अब ये होफर प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है 15 सेल का। कितने सेल का? 15। और ये देखिए इसका मैट्रिक्स 15 सेल है। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टेज होता है ना, वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, और बाकी ये तो एज इट इज है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपका, आपके फर्म का स्ट्रांग होगा, एवरेज होगा, वीक होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे
इंडस्ट्री स्टेज इन इवैल्यूएशनरी लाइफ साइकिल, मतलब आपकी इंडस्ट्री का कौन सा फेज है, डेवलपमेंट स्टेज में है या ग्रोथ स्टेज में है या शेकआउट स्टेज में है या मैच्योरिटी है या सैचुरेशन है या डिक्लाइन है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। और चूंकि ये लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, 15 सेल का होता है, लाइफ साइकिल को हम कंसिडर करते हैं, इसीलिए एक और नाम इसका है लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करिए, तो यही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए दो मेजर वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक तो देख लिए स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट डेवलपमेंट एंड द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, ये दोनों है। कौन बनाया था, तो होफर, उसका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डब्ल्यू होफर, और ये जी का फर्दर रिफाइनमेंट है। ठीक है, बीसीजी का और बेहतर है आपका जी का और बेहतर पार्ट है आपका ये लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग ये सर्कल देख रहे होंगे, दिख रहा है लवली? अब ये सर्कल क्या चीज है, तो ये आपका डिनोट करता है इंडस्ट्री, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये उस इंडस्ट्री का आपका मार्केट शेयर। ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, सर्कल रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री एंड द पाई वेज रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर ऑफ द बिजनेस यूनिट। ठीक है, फिर किस चीज के लिए या किस पर्पस के लिए ये यूज होता है, तो बाकी मैट्रिक्स में हम दोनों ये बीसीजी और जी में क्या देखें हम लोग, कि उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, है ना? यस। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी भी हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लस कौन से स्ट्रैटेजी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो भी देखते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी चैप्टर हो चुका है आप लोग के क्लास में, कितने टाइप का स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल पे, जल्दी बताइए, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन सा स्ट्रैटेजी? वही ना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, एक्वायर, डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट, हाँ रिट्रेंचमेंट, लास्ट में कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 4 स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया गया था, तो वो स्ट्रैटेजी कौन से स्टेज पे कौन इंडस्ट्री पे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी चेक करना है आपको इसमें। ठीक है, वो भी बताता है ये मैट्रिक्स, राइट? यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया हुआ है, यूजफुल टू डेवलप स्ट्रैटेजीज दैट आर अप्रोप्रिएट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम लोग देख लिए, फाइन, स्टेजेस भी हम लोग देख लिए, जहां कर्सर मूव कर रहा है वहां पे आप अपना आई बॉल रखिएगा। देखिए, इवोल्यूशनरी लाइफ साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल डेवलपमेंट से लेकर के पासिंग थ्रू ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव शेकआउट, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये सारा स्टेजेस होता है। अब देखिए आते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे है आपका एक SBU-A है दिया हुआ। ठीक है, SBU-A आपका पोजीशन यहाँ पे एवरेज है, और ये जो SBU है वो डेवलपमेंट स्टेज पे है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी सूटेबल होगा? एक तो एवरेज पोजीशन यानी खराब भी नहीं है और मजबूत भी नहीं है। ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब अभी हम घुसे ही है, इंटर ही किए हैं, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? बताइए। जब कहीं आप एंटर करते हैं तो क्या सोचते हैं, ग्रोथ का ही सोचते हैं ना, कि Yes, ग्रोथ ma'am. हो, हम एक्सपेंड करें थोड़ा, उसमें और पैसा लगा करके और उसको बढ़ाएं, उसमें फीचर्स वगैरह इंप्रूव करें, यही चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस मैम। वही है आपका SBU-A का स्ट्रैटेजी। ये एक एवरेज कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे है और वो भी डेवलपमेंट स्टेज पे है। ठीक है, और इसका क्या है, फ्यूचर डेवलप या डेवलपिंग विनर आप इसको बोल सकते हैं। अगर वो डेवलप करेगा तो फ्यूचर में ये विनर हो सकता है, क्योंकि मार्केट डेवलपिंग है और उसका भी पोजीशन एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SBU-A with average competitive position in developing stage holds out prospects for future development, deserve expansion and desired financial resources to be allotted to exploit the opportunity। यानी जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है उसको इनकैश करके वो डेवलप करे, एक्सपेंड करे, यही उसका मेन मोटिव होगा SBU-A का।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे ये क्या बोल रहा है, एक तो एसबीओ ये बी है, ठीक है। अब आप इसका पोजीशन देखेंगे तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है मतलब समझिए पांचों उंगली घी में है, ठीक है। एक तो वो ग्रोथ पे भी है, ग्रोथ स्टेज में, और ग्रोथ में पता ही है कि प्रॉफिट हम लोग मैक्सिमम कमाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैं आगे फ्यूचर में भी आगे साल मतलब समझिए 4-5 साल आगे भी ये प्रॉफिट देगा ये बिजनेस आपको, ठीक है, कैश जनरेट करके देगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ स्टेज पे हैं तो फिर पोटेंशियल विनर है आप, ठीक है। एसबीओ बी with a strong competitive position in growth stage required to adopt growth strategy to make it a future winner, यानी ये पोटेंशियल विनर है। फाइन, अब आ जाइए उसी ग्रोथ स्टेज में एक और एसबीओ है, एसबीओ सी, लेकिन इसका जो पोजीशन है वीक है, लेकिन है ये ग्रोथ स्टेज पे, यानी जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वो इंडस्ट्री का पूरा बूम पे है, ठीक है, डिमांड बहुत अच्छा है, लोग खरीदने को तैयार है, राइट, लेकिन उसका पोजीशन वीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, मार्केटिंग प्रोफाइल का बहुत डिमांड है, ठीक है, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है बेहतर, तो हम क्या करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे। जॉब है वो, आपका ड्रीम जॉब है, रिजाइन कर देंगे? नहीं मैम, क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे ना, वही चीज तो यहाँ भी बोल रहा है कि मेरा पोजीशन वीक है, फर्म का पोजीशन वीक है, लेकिन मार्केट में बहुत क्रेज है, तो मेरे अंदर जो वीकनेस है वो हम सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे। तो वही इस पोजीशन पे आपको करना है कि अगर आपका पोजीशन वीक है, क्यों वीक है आप एनालाइज करिए, क्या हमको प्रोडक्ट में ऐड करे, ऐसा क्या फीचर ऐड कर दे जो मार्केट में क्रेज हो जाए, मेरे प्रोडक्ट को सब पूछने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होगा, आइए सी में, with weak competitive position which is in growth stage of the industry should give lot of attention, यहाँ पे जो कि weak point क्या है तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, and requires a careful formulation of marketing strategies to make it more competitive in the industry, ठीक है। यानी अपने आप को थोड़ा ध्यान दे करके कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग लगाएं जो कि विनर हम फ्यूचर में हो पाए, कैन बी विनर बाय प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दी हूँ ताकि आप लोग आगे जब पढ़ेंगे रिवीजन के टाइम में सिर्फ यही देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जितना पूरा लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। अब आ जाइए डी, अब ये स्टेज को समझिए, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग कहीं शेकआउट नहीं देखे थे। शेकआउट का क्या गैस करने के लिए अगर बोला जाए तो शेकआउट से क्या समझते हैं हम लोग, शेकआउट मतलब मैम, शेक मतलब तो हिलाना होता है। ठीक है, लवली आप भी नहीं, हाँ तो कंपनी हिलाना। डेवलपमेंट स्टेज से आई, फिर उसका ग्रोथ, मतलब मैम इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हिल गया। जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि शेकआउट मतलब हो गया कि हम लोग बहुत शेकआउट से गुजरे हैं, मतलब बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, कि अच्छा पोजीशन नहीं है, जनरली हम लोग ये सोचते हैं। यहाँ पे देखिए शेकआउट इसीलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग संदर्भ समझे तो शेकआउट मतलब क्या हुआ कि जब आप ग्रोथ स्टेज पास करके यहाँ तक पहुंचते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ जाता है, आपके फॉलोअर बढ़ जाते हैं, ठीक है, मार्केट लीडर के फॉलोअर जनरली बढ़ जाते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है कंपैरेटिव टू जब आप डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं या ग्रोथ स्टेज पे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, ग्रोथ स्टेज पे जैसे पहुंचे, वैसे ही कॉम्पिटिटर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को रियलाइज होता है ठीक है ये वाले काम में ज्यादा प्रॉफिट है, ये वाले प्रोडक्ट को लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम सेक आउट पोजिशन। जैसे आप मान लीजिए जब पतंजलि नया नया आया था तो उतना हम लोग आयुर्वेद और हर्ब्स वगैरह सबका बात करते ही नहीं थे, शुद्धता बात करते ही नहीं थे, ठीक है, बाहर की कंपनी है या अंदर की कंपनी है हम लोग देखते ही नहीं थे। लेकिन ये क्या किए, आयुर्वेदिक शुद्धता और इन सब का बात करके पहले मार्केट में घुसे, लो प्राइस में घुसे, लेकिन जब ग्रोथ स्टेज पे पहुंच गए, जब ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, हर जगह छा गए, उन्हीं का बराबरी करने के लिए बाकी कॉम्पिटिटर लोग आए ना, बाकी लोग भी पेस्ट में बहुत कुछ डालना शुरू कर दिया, लौंग इलायची और ना जाने क्या क्या,
है ना। तो इस टाइम में क्या है कि वहां पे हो जाएगा आपका शेकआउट स्टेज, कि हमको दूसरे कॉम्पिटिटर को भी अब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका शेकआउट। और आपका पोजीशन यहाँ पे देखिए एवरेज में दिखाया गया है, इस जगह है। तो आप देखिए मॉडरेटली स्ट्रांग भी है पोजीशन और आधा एवरेज भी है पोजीशन, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया आपका डी, मॉडरेटली स्ट्रांग पोजीशन is in the shakeout stage, can be probably with close attention and careful marketing strategy formulation। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रिक्वायर, मतलब क्या जरूरत है, कौन से स्ट्रैटेजी का, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कॉम्पिटिटर को हम हरा सके और मार्केट में सस्टेन कर सके। ठीक है, ये है आपका एसबीओ डी। और अब आ जाइए ई में। ई यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे शेकआउट के जस्ट नीचे, लेकिन सैचुरेशन से जस्ट ऊपर। ठीक है, कंप्लीट मैच्योरिटी स्टेज पे। तो मैच्योरिटी स्टेज पे क्या बताया गया, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं हम, लेकिन उतना नहीं कमा रहे जितना ग्रोथ स्टेज पे कमा रहे थे। ठीक है, लॉस नहीं दे रहा अभी भी। जैसे मान लीजिए 50% अगर हम प्रॉफिट कमा रहे थे, तो 50% प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कम से कम मेरे को 40% या 30% कमा लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस स्टेज फाइन। तो ये हो गया आपका एवरेज स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज। तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगा, याद करिए लवली, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर, कौन सा स्ट्रैटेजी, हम बहुत कम आ चुके, अपना स्टेटस को मेंटेन रखना है, कौन सा स्ट्रैटेजी। लवली, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हम मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुके हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा लगाने को यहाँ पे मना किया जाता है। ठीक है, उतना ही पैसा लगाने को बोला जाता है जितना आप रन कर सकें बिजनेस को। फाइन, तो ये हो गया आपका कौन सा था, ई। यहाँ देखिए, with average competitive position and in maturity stage of the industry needs to adopt stability strategy। अब आ जाइए लास्ट में आपका एफ। ठीक है, एफ आ गया अब सैचुरेशन पे। अब सैचुरेशन पे आ गया मतलब आप समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे वो सैचुरेट कर रहा है और डिक्लाइन वाले स्टेज पे जा रहा है, और खुद का पोजीशन भी एवरेज है। तो यहाँ पे क्या सजेशन है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको कुछ पोर्शन को हार्वेस्ट भी करना होगा, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, और कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, कोई फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड टू होल्ड द मार्केट पोजीशन विदाउट फॉल। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को बस अपने मार्केट पोजीशन को बनाए रखना है बिना गिरे। ये हो जाएगा आपका इस पोजीशन पे, सैचुरेशन स्टेज पे। फाइन, और लास्ट में तो डिक्लाइन है। डिक्लाइन में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना। डिक्लाइन मतलब अब सेकेंड थॉट है ही नहीं, बस उसको डाइवेस्ट कर दीजिए, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे तो मतलब फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी है ना, एक तो डिक्लाइन स्टेज, ठीक है, पोजीशन एवरेज आधा है, थोड़ा हम लोग वीक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर है स्ट्रैटेजी डाइवेस्ट कर दीजिए। ठीक है, रिवाइवल का मत सोचिए यहाँ पे एसबीओ जी, क्योंकि वो लॉस मेकिंग है और लॉस ही देगी। अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका खाएगा ही और डेवलपमेंट नहीं देगा। दैट इज एसबीओ जी। आगे बात समझ में, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। लवली, नो मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। होफर्स मैट्रिक्स कौन कौन से वेरिएबल को कंसीडर करता है। तो देखिए ये सारा चीज हम लोग चूंकि 2 मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, तो ये हम लोग अपने कॉमन सेंस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वेरिएबल जैसे होगा, मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर वेरिएबल क्या क्या हो सकता है। मार्केट का और कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करने के लिए हम लोग किस किस चीज को देखते हैं, बायर की जरूरत क्या है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली परचेज हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट, बायर कितने हैं मार्केट में, मार्केट का सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, सेगमेंट देख के तब हम लोग देखते हैं कि उसमें बायर के कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फिर मार्केट साइज कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बायर का लॉयल्टी कितना है, क्या हम जल्दी तुरंत स्विच कर रहे हैं क्या एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका सीजनैलिटी, ऑब्वियसली सीजनैलिटी का कंज्यूमर कितना भी डिमांड करें स्वेटर का ठंडे के टाइम में, गर्मी के टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आप एक बार रीड आउट कर देंगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा वेरिएबल चेक करता है। ठीक है, अब इंडस्ट्री में कौन सा वेरिएबल चेक करेगा, इंडस्ट्री में क्या हो गया, यूनिक कितना है प्रोडक्ट आपका,
टेक्नोलॉजी चेंज कितना आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है आपका, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वल प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, उसका एंट्री बैरियर क्या है जो हम लोग पोर्टल्स में पढ़े थे, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है, राइट, ये सब हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि आपसे आपके कंपैरिजन सेम प्रोडक्ट दूसरा कितना बना पा रहा है, या थोड़ा डिफरेंट अगर बना रहा है तो कितना डिफरेंट बना पा रहा है, ठीक है। फिर प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस कर्व, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस्ड है वो, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू चेन का बात हुआ था ना, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना इंटीग्रेटेड है, कितना तालमेल है, कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर उतना बेहतर आपका फर्म, ठीक है। कॉम्पिटिटर वेरिएबल, कॉम्पिटिटर में क्या है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन विद इन द इंडस्ट्री, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपका क्या पोजीशन है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे अपने इंडस्ट्री के बारे में कि हम कैसे हैं। फिर डिग्री ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब ये क्या हो गया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कोई आइडिया, ये नया टर्म है, ये अब तक नहीं आया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं जैसे मान लीजिए आप अपने इंडस्ट्री में कोई मशीन वगैरह इंस्टॉल किए, अब वो इंस्टॉल्ड मशीन का आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जैसे कितना एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए और आप कितना निकाल पा रहे हैं, ठीक है, ये जितना लो होगा कंपनी के लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ सेलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एग्रेसिवनेस ऑफ कंपटीशन, कितना इंटेंस है कंपटीशन, वो सब हम लोग देखते हैं। सप्लायर में तो ऑलरेडी जैसे मैंने पोर्टल्स में ही एग्जांपल दिया था कि अगर प्रोसेसर की बात करें तो सप्लायर क्या है, एकदम मिनिमम है, ठीक है, सिर्फ दो ही प्रोसेसर देने वाली है ही नहीं, एक आपका इंटेल हो गया, एक एएमपी करके एक और है, ठीक है, वो भी आप एएमपी कहीं नहीं देखेंगे, बस ये आप इंटेल ही देखेंगे हर जगह, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन की आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसमें, राना म्यूट रखिए, आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कितने सप्लायर हैं, ठीक है। फिर मेजर चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ब्रॉडर इकोनॉमिक वेरिएबल्स में सब आपका आ जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई क्या है, फाइन। फिर जीएनपी ट्रेंड क्या है, जीएनपी तो ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक साल में कितना फिनिश्ड गुड का क्या प्राइस हो रहा है, ठीक है, कितना फिनिश गुड प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो ये होता है जीएनपी ट्रेंड। फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है, ये सारे वेरिएबल हम लोग कंसिडर करते हैं, फाइन। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल में क्या क्वालिटी है, मार्केट शेयर क्या है, मार्केटिंग इंटेंसिटी क्या है, आप कितना प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है, कस्टमर का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारा वेरिएबल हम लोग चेक करते हैं, ये होफर के अकॉर्डिंग ये सारा वेरिएबल चेक करना चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ नीचे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये सारा वेरिएबल है जिसको चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए आप मेच्योरिटी स्टेज पे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मेच्योरिटी स्टेज पे, अब होफर सारे चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आप अपने इंडस्ट्री को अपने फर्म को देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो लगता है कि हाँ हाँ कौन कौन सा वेरिएबल होना चाहिए वो सब सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिस्टेड है जैसे नेचर ऑफ बायर्स नीड, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सबको ये लिस्ट कर दिए, वैल्यू एडेड। अब कंपैरिजन करिए कि आपकी इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, तो मैच्योरिटी स्टेज पे अगर आप हैं तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डिग्री लो है, जैसे मान लीजिए। फिर रेट ऑफ बायर्स नीड इज प्राइमरी इकोनॉमिक, यानी बायर को जो आप प्रोडक्ट दे पा रहे हैं वो इकोनॉमिक रेट पे आप दे पा रहे हैं, वो खरीद पा रहे हैं, मिडिल क्लास पर्सन के लिए है वो, ठीक है, जो ज्यादा आप प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन प्रोसेस डिजाइन इज हाई, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी जो होना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो आपके प्रोडक्ट में है। परचेस फ्रीक्वेंसी भी हाई है, बायर का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें आप डील कर रहे हैं वो भी हाई है, डिग्री ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग जज करते हैं अपने फर्म का। अब इतना पता करने के बाद फिर हम क्या देखते हैं, अब क्या करना है, टू डू लिस्ट, यानी अब हम हमारे फर्म को क्या करना चाहिए, क्या कैसे क्या करें जो इम्प्रूवमेंट हो। तो यहाँ पे पहला क्या है, अलॉटमेंट, एलोकेट मोस्ट ऑफ देयर R&D फंड टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस डिजाइन rather than टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, यानी नया कोई प्रोडक्ट लाने का सजेशन नहीं दे रहा है ये अपने फर्म को, ये चाह रहा है प्रॉपर R&D करके सेम प्रोडक्ट में हम बेहतर इंप्रूवमेंट ला करके वही प्रोडक्ट को दें, ठीक है। फिर है एलोकेट मोस्ट ऑफ देयर प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर टू न्यू इक्विपमेंट परचेज, ठीक है, नया इक्विपमेंट लाएंगे, अगर मान लीजिए मैच्योरिटी स्टेज पे हैं तो जितना कैपेसिटी है वो सारा हम
उसका यूटिलाइज कर लिया, कैपेसिटी बढ़ाना है तो ठीक है हम खरीदेंगे, न्यू इक्विपमेंट लेंगे। फिर इंटीग्रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू दे एडेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, याद है फॉरवर्ड और बैकवर्ड? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में फॉरवर्ड बैकवर्ड किस में था, वर्टिकल में था या फिर हॉरिजॉन्टल में था? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का चैप्टर याद करिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किस में था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कॉफी का एग्जाम्पल याद करिए, कोका कोला का एग्जाम्पल याद करिए। वर्टिकल में। वेरी गुड, वर्टिकल। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कस्टमर से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो बैकवर्ड। जैसे मैंने कोका कोला का एग्जांपल दिया था कि कोका कोला बनाने वाले हैं लेकिन बॉटल कोई और सप्लाई करता है, पानी कोई और सप्लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो हम पैसा देंगे अब खुद ही बनाने लगेंगे। ठीक है, खुद ही बॉटल वगैरह भी हम बनाएंगे, या नहीं तो फिर जो देने वाला है उसी को हम अपने कंपनी में मिला लेंगे, मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज बैकवर्ड। अगर हम कस्टमर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी और से करवाते थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद से करने लगेंगे, तो हम कस्टमर के नजदीक जा रहे हैं एक स्टेप, तो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है ताकि आप प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सके। फाइन, अब आ जाइए अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट शेड्यूलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या, फालतू का आप इन्वेंट्री में जमा नहीं रखेंगे क्योंकि इन्हीं हाँ वो कॉस्ट कंज्यूम करेगा, ये सारा हम लोग को चेक करना है। फिर अटेम्प्ट टू सेगमेंट द मार्केट। फाइन, और लास्ट में फिर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये सारा सजेशन दे रहा है अपने फर्म को। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या देखिए हम लोग, 15 सेल का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 मेजर वेरिएबल है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, किसने बनाया, तो चार्ल्स डब्ल्यू होफर ने इसको बनाया, इस मॉडल को बनाया। ठीक है, एक और नाम से जानते हैं लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। जो सर्कल है वो इंडस्ट्री को डिनोट करता है, जो शेडेड पोर्शन है वो मार्केट शेयर को डिनोट करता है। इसमें ये किस चीज के लिए यूजफुल है, तो स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए यूजफुल है। फाइन, कौन से स्टेज पे कौन सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए ये हम लोगों ने देखा। फिर मैट्रिक्स आप लोग बना देंगे, इधर कॉम्पिटिटिव पोजीशन और इधर पे आप बनाएंगे अपने लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सेम नाम नहीं है जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है। डेवलपमेंट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट लिखना है, ग्रोथ एज इट इज है, शेकआउट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैच्योरिटी और सैचुरेशन डिक्लाइन। ठीक है, इस तरीके से 15 सेल बनता है और इस तरीके से आप अपना एसबीयू यहाँ पे प्लॉट करेंगे और हर एक एसबीयू को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल वाला पोर्शन डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आप वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इतना आप देंगे जो सफिशिएंट है। प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन कर दीजिए। अब बताइए, समझने में कहीं कोई दिक्कत, होफर प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स? मैम शेकआउट फिर से बता दें। शेकआउट मैंने बताया कि जब हम ग्रोथ स्टेज को पार कर जाते हैं तो मेरे कॉम्पिटिटर अधिक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको पिछाड़ने का बहुत कोशिश होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले अभी करंट सिनेरियो का बात अगर मैं बात करूं तो पहले सैनिटाइजर शॉर्टेज हो रहा था मार्केट में। यस मैम। और अब देखिए ऐसा झगड़ा है, कौन नहीं सैनिटाइजर बना रहा है। आपका डिटॉल एड अगर खोलेंगे तो वैक्सीन आया भी नहीं था, बाकी सब लोग कोरोना के वायरस को मार रहा था कि नहीं? पहले लाइफ बॉय में देख लीजिए, ठीक है, सेवलॉन देख लीजिए, डेटॉल देख लीजिए, है कि नहीं? ये सब मार्केट में आ गया। तो जब पता चल गया कि हाँ इस प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है मार्केट में, बहुत अभी बूम पे है, तो अभी पहले कहाँ जहाँ कोई नहीं था, या मान लीजिए कोई एक अगर होगा भी, राइट, हम लोग कंपनी का नाम भी नहीं जानते थे, सैनिटाइजर होता क्या है वो भी बहुत लोग नहीं जानते थे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे भाई? जो जो लोग ट्रैवल करता था उन लोग को जरूरत पड़ता था, पानी का जहाँ कमी हो रहा है वो लोग सैनिटाइजर रखते थे पास में, राइट। बाकी लोग क्यों सैनिटाइजर रखने लगे, घर पे क्या जरूरत है उसका, राइट। लेकिन अब इतना क्रेज हो गया कि अब कॉम्पिटिटर आ गए हैं बहुत, सब लोग एक दूसरे को पिछाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उसको कहते हैं शेक आउट, कि हम कंपटीशन में कैसे बेहतर बने रहे। ठीक है,
यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत आ गए हैं, तो हम लोग अभी शेकआउट के स्टेज पे हैं, यानी कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा नया प्रोडक्ट ला करके हम लोगों को मात दे देगा। ठीक है, जैसे एयरटेल, जब जियो आया था तो एयरटेल शेकआउट के स्टेज पे था। ठीक है, कि हाँ जियो आ गया भाई, कहाँ हम लोग 2G में थे, कहाँ ये 4G लेकर के आ गया। ठीक है, तो शेकआउट स्टेज पे आ गया। तो अगर यहाँ पे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा तो अगेन वो खत्म हो जाएगा। और अगर सस्टेन करना है तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सजेस्टेड है कि आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए, आप पैसा इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये था आपका शेकआउट स्टेज। लवली, और कुछ? नो। इसका PDF मैं भेज देती हूँ अभी।